बात करते हैं। और लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि ये ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको इन्वॉल्व करता है, और वहाँ पे भी अगर हम देखें तो रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, और वहाँ से ये जो है ना कंटिन्यूस लेजन्स बनाता है। तो ग्रॉस में यही है कि इसकी इन्फ्लेमेशन जो होगी वो ट्रांसम्यूरल नहीं होगी, ये सिर्फ सुपरफिशियली हमारे पास म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगा। इसकी कंटिन्यूस लेजन्स होंगी, स्किप लेजन्स नहीं होंगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉसली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो म्यूकोजल एट्रोफी हमें नज़र आती है, ठीक है। म्यूकोजल एट्रोफी होती है जैसे जैसे डिजीज़ जो होती है वो प्रोग्रेस करती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो म्यूकोजा होती है उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। म्यूकोजल फोल्ड्स जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो म्यूकोजल एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है और हमारे पास सूडोपोलिप्स होते हैं, सूडोपोलिप्स फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो ये ग्रॉसली हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें अल्सर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ब्रॉड ब्रेस्ड अल्सर्स हमें क्रॉस अपीयरेंस में नज़र आते हैं, सूडोपोलिप्स नज़र आते हैं, म्यूकोजल एट्रोफी नज़र आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी ग्रॉस अपीयरेंस हो जाती है। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमने इसका देखना होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास म्यूकोजल के अंदर वही के म्यूकोजा के अंदर हमें एडीमा नज़र आएगा, और इसके अलावा कंजेशन नज़र आती है, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखना है कि हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर एंजियोजेनेसिस करता है, और ब्लड वेसल्स इतनी अच्छी नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए हमें जो है माइक्रोस्कोपिक हेमरेज नज़र आता है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो हमें माइक्रोस्कोपिक हेमरेज नज़र आता है। और बाकी जो हमने क्रिप्ट एब्सेसिस वहाँ पे देखे थे क्रॉन्स डिजीज़ में, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, और ये सब देखे थे, वो सेम यही यहाँ पे वही हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल हमारे पास अल्सरेशंस हमें नज़र आती हैं। तो ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं और इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हम समराइज़ करें इसकी मॉर्फोलॉजी को, तो सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन लिखी कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम को मोस्टली इन्वॉल्व करता है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। फिर हमने इसके ग्रॉस लिखना होता है कि ग्रॉसली अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें कैसा नज़र आता है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस लेजन्स हमें नज़र आती हैं, और वो लेजन्स हमें कहाँ नज़र आती हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने ये लिखना होता है कि इसमें हमें सूडोपोलिप फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। छोटे छोटे हमें पॉलिप्स नज़र आते हैं, हम आगे पॉलिप्स का पूरा एक चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें पॉलिप्स बने होते हैं, तो यहाँ पे सूडोपोलिप्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, म्यूकोजल एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी ग्रॉस अपीयरेंस है। और अगर हम बात करें इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में, तो क्रिप्ट एब्सेसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये सब सेम है हमारे पास जैसे कि हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़ में थे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक हैमरेज हमें नज़र आता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हैमरेज नज़र आता है, म्यूकोजल कंजेशन और एडीमा नज़र आता है। ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। और ग्रॉस में हमने वहाँ पे म्यूकोजल एट्रोफी देखी है, और माइक्रोस्कोपिक में हम वहाँ पे देख लेते हैं म्यूकोजल जो है वहाँ पे एडीमा हुआ है, म्यूकोजल हमारे पास कंजेशन में भी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि क्या होता है, सुपरफिशियली म्यूकोजल अल्सरेशंस हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हमें किसी किस्म के ग्रैनुलोमास जो कि हमें वहाँ पे नज़र आ रहे थे क्रॉन्स में, और किसी किस्म के जो स्किप लेजन्स हैं वो नहीं नज़र आते, कोई एफ्थस अल्सर, सर्पेंटाइल अल्सर्स उस तरह के नहीं होते, फीचर्स नहीं होते, कॉबलस्टोन अपीयरेंस नहीं होती। तो ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेस अब हमने इनमें देख लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। तो टेबल 15.5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इन दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने बताया हुआ कि मैक्रोस्कोपिकली और क्लिनिकली कैसे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ कि बाउल रीजन अफेक्टेड, ठीक है। तो बहुत दफ़ा मैंने बता दिया कि क्रॉन्स में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, और कोलॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके कोलॉन को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। और रेक्टल इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया, क्रॉन्स में स्किप लेजन्स होती हैं, अल्सरेटिव में डिफ्यूज़ होती हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉन्स में क्या होता है कि वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसके साथ ड्यूमन नैरो हो जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा बिल्कुल बहुत कम होता है, ठीक है। और बाउल वॉल अपीयरेंस हमने देखी बहुत दफ़ा कि क्रॉन्स में क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन अगर हम क्रॉन की बात करें ट्रांसम्यूरल होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियली रहती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में। सूडोपोलिप्स फॉर्मेशन हमने देखे हैं अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सर्स की बात करें तो हमारे पास जो अल्सर्स होते हैं दोनों में बनते हैं, ठीक है। और जो क्रॉन्स डिजीज़ के अल्सर होते हैं नाइफ लाइक होते हैं, ठीक है, नाइफ लाइक होते हैं, जैसे वो हमने केक को काटा था और उस तरह से। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, यहाँ पे जो अल्सर्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, ब्रॉड बेस्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है लिम्फॉइड रिएक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, क्रॉन्स डिजीज़ में होता है। फाइब्रोसिस सबसे ज़्यादा किस में होती है, क्रॉन्स डिजीज़ में, इसलिए वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। सीरोसाइटिस जो होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्रॉन्स डिजीज़ में होता है। ग्रैनुलोमास हमें पता है क्रॉन्स में होते हैं, फिस्टुलास हमें पता है क्रॉन्स में होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास देखें कि पेरी एनल फिस्टुला बनता है, और फिस्टुलास हमने जो पढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा हमें क्रॉन्स में मिलते हैं, ठीक है। और फैट वाइटामिन मैल एब्जॉर्प्शन किस में होती है, क्रॉन्स में होती है। मैलिग्नेंट पोटेंशियल किसका होता है ज़्यादा,
दोनों का होता है, ठीक है। और जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी और क्रॉन्स का भी। और रिकरेंस जो होती है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रॉन्स की होती है। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो उसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाता है, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। हर्शबर्ग डिजीज़ हम एक पढ़ेंगे, उसमें उसको हम टॉक्सिक मेगाकोलोन कहते हैं, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बन जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी। नेक्स्ट में हम इन दोनों के क्लिनिकल फीचर्स को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अभी हमने जो है मॉर्फोलॉजी इनकी देख ली है। तो हमें क्या नज़र आता है, उसी तरह माइल्ड डायरिया होगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो है ना एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और इसके अलावा मैलअब्जॉर्प्शन होती है, मैलअब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हुई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, एपिथेलियल सेल्स उसके ख़राब हो गए हैं सारे, ठीक है। तो जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है फूड वगैरह की वो नहीं होती, तो उसकी वजह से फिर ये डेफिशिएंसीज आती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पर है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ वही हैं, ठीक है। कि फिस्टुलास बन जाते हैं इसमें, ठीक है, और फीचर्स बन जाते हैं, फाइब्रो स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ क्या होती हैं। तो ये याद रखना है कि ये सिर्फ इंटेस्टाइन को नहीं इन्वॉल्व करता, ये जो है ना हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है। फिर ये लिवर को भी इन्वॉल्व करता है और इसके अलावा स्किन को भी इन्वॉल्व करता है। वहाँ पे क्या क्या करवाता है? अगर जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करवाता है तो वहाँ पे ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस करवाता है, सैक्रोइलियाइटिस करवाता है, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करवाता है, ठीक है। और अगर ये आइज़ को इन्वॉल्व करता है तो ये यूवियाइटिस करवाता है। अगर ये हमारे पास स्किन को इन्वॉल्व करता है तो इरिथमा नोडोजम करवाता है और क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स करवाता है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास इन्वॉल्व करता है लिवर को तो फिर हमारे पास पेरी कोलेंजाइटिस प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस कॉज करवाता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ये हमारे पास होता है, इसमें ब्लडी डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है, ब्लडी डायरिया। लेकिन यहाँ पे आपने करेक्टरिस्टिक इसका पॉइंट याद रखना है जो कि सिनेरियो में आता होता है कि स्ट्रिंगी म्यूकॉइड मटीरियल, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो है ब्लडी डायरिया हो रहा होता है उसके साथ साथ क्या होता है, स्ट्रिंगी म्यूकॉइड मटीरियल आ रहा होता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो रही होती है, क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। स्ट्रिंगी म्यूकॉइड मटीरियल जब भी आएगा तो साथ में ब्लडी डायरिया होगा तो उससे आप इसको डायग्नोज करते हो, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में। और इसके अलावा जो है कि जब हम जो है डेफिकेट कर लेते हैं तो उसके बाद इसकी पेन जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है। और इस तरह जो है पेशेंट प्रेजेंट करता है। और इसकी जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो हो सकती हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अब जो है ना यहाँ पे आपने देखा कि ट्यूमरल क्रॉसिस फैक्टर ने जो है ना बना दी, एंजियोजेनेसिस करवाई और ब्लड वेसल जो है वो तबाह बर्बाद हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंटेस्टाइनल हेमरेज स्टार्ट हो गया। इंटेस्टाइनल हेमरेज की वजह से फिर आपका ब्लड लॉस होगा ऑब्वियसली और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास होता है इंटेस्टाइनल हेमरेज, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाता है इसमें, ठीक है। याद रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाता है। और जो है हमारे पास क्या होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। हमने एसोफेगस पढ़ा, एसोफेजाइटिस का हमने जो है कॉम्प्लिकेशन देखी कि एंड पे हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा हो रहा था। स्टमक में हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ा, गैस्ट्राइटिस के एंड पे हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा हो रहा था। यहाँ पे हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ी इंटेस्टाइन की, IBD देखी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एंड पे क्या होता है कि क्या होता है, कार्सिनोमा हो जाता है। जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, वो डेवलप हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।